नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की चौथी क्लास है और जैसे अपन 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं उससे आगे का डिस्कस इस क्लास में करेंगे। तो ध्यान से कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अपनी इस प्रैक्टिस पेपर में पूरे मनोयोग से अपनी पूरा इफेक्ट डालने की कोशिश करें, जिससे कि अपना सी-टेट और आगे आने वाले अनटेट, एमपी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट क्लियर हो सके। और जो आपके भैया बहन जो भी हमारे प्यारे दोस्त हैं या आपके जो भी मित्र हैं, साथी हैं, उन तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और इसमें क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करें। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था पर एक प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किसका है? जी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? ध्यान से, गैशेल, हरलॉक, पियाजे या सुकरात। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को यदि आप अलर्ट और ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलना ही है। बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं लेकिन उसका मीन से समझ नहीं पाते। इस कारण से होता ये है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। जी बिल्कुल, आंसर आपका जिनका बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, हरलॉक। हरलॉक आंसर एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही, हरलॉक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आपके समक्ष ऑप्शन है मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय या सांख्य की विधि। 4 विधियां हैं, ध्यान से दीजिए। जी यहाँ जिनका आंसर, जी बच्चे की वृद्धि और विकास, ध्यान से पढ़िए ज़रा, वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि पूछिए वृद्धि और विकास की। जी देखिए, मनोविश्लेषण विधि मन से संबंधित, अर्थात अपने दिमागी जो बच्चा सोचता समझता उसका। तुलनात्मक विधि, किसी से तुलना करना हो, कंपैरिजन, ये भी नहीं होगी। सांख्यिकी विधि, इसमें गणना नहीं होना है। विकासी विधि में ये सब तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, अर्थात ये समग्र रूप है। आपको आंसर वो देखना है जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो। संभावना है आपकी इनमें से, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत आंसर को देखा जाता है। हमेशा ध्यान करना है इतना, जिसमें सारी चीज़ें समाहित हो। तो इस प्रकार से विकासी विधि वो सही विधि है। इनका सी आंसर है, बिल्कुल सही है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर की प्रक्रिया होती है, हमेशा चलती, जीवन पर्यंत चलती, पूरी, जब बच्चा जन्म लेता है तब से आखिरी, है ना, तो पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। विकास में क्रियात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी, भाषागत है, संवेगात्मक है, सामाजिक विकास, ये सारी की सारी चीज़ें विकास के अंदर शामिल हो जाती है, इसलिए विकासी विधि इसमें सही है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आप सभी को देखो इसके समक्ष। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? समकक्षी जानते हो, समकक्षी, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अटेंशन पूरा डाल दीजिए। मैं आपको कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने क्वेश्चंस को समझ लिया, उसका मर्म जान लिया, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर और उस क्वेश्चन का नंबर ना दिलाए, दिलाना ही पड़ेगा। जी बताइए, किशोरावस्था, प्राक बाल अवस्था, वयस्क अवस्था या बाल अवस्था? देखिए, सक्रिय सदस्य, सक्रिय कब होता है बच्चा, सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होता है? सबसे पहले देखिए वयस्क अवस्था, ये तो बहुत बाद की अवस्था हो जाती है। वयस्क हो जाता है फिर तो सामाजिक हो ही जाता है वो। बाल अवस्था में इतना ज़्यादा सक्रिय किशोर वो समकक्ष अपनी सक्रिय स्तर नहीं बन पाता है। प्राक बाल अवस्था में नहीं होता है, लेकिन किशोर अवस्था में आपने देखा होगा जब बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं, एडोलेसेंस स्टेज में, तो क्या होता है वो, आपको पता भी होना चाहिए, कहा भी गया है जीवन का संधिकाल किसे कहा गया है? किशोर अवस्था को। जीवन का संधिकाल किशोर अवस्था को कहा गया है। और इसमें बच्चे के व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है। ध्यान करना, स्थायित्व कब आने लगता है? स्थायित्व
आने लगता है किशोरावस्था में। कब आने लगता है? किशोरावस्था में स्थायित्व आने लगता है। और किशोरावस्था में जब स्थायित्व आने लगता है और अपनी समकक्षी वर्ग में वो क्या बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसलिए सी, ये आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान से और कमेंट जरूर कीजिए आप कि कितने आपके आंसर कितने सही हुए हैं। आप लोग कमेंट जरूर, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? किस अवस्था में? जी, आपके आंसर शैशवावस्था, उत्तर बालावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। घूमने फिरने की, अर्थात हाँ, यहाँ घूमने फिरने की प्रवृत्ति है ना। बच्चे को कब इतना ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं कि बाहर घूमने जाना है, यहाँ वहाँ घूमना है, आदि। आप लोग भी हाँ बिल्कुल एंजॉय करते हो, लेकिन ये बताइए आप आंसर पे आंसर कीजिए सबसे पहले तो। जी, लक्ष्य से भटकना नहीं है, लक्ष्य वहीं भटकना भाई, ये लक्ष्य नहीं भटकना है। हाँ जी शैशवावस्था में तो आप जानते हो नन्हा मुन्ना सा बालक होता है, अपने पालने में बड़ा रहता है, शैशवावस्था नहीं होगा। किशोरावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था बिल्कुल नहीं। और प्रौढ़ावस्था में तो इतनी ज़्यादा एज हो जाती है कि व्यक्ति के जो भी शौक़ होते हैं वो पूरा कर चुका होता है, या फिर वो अपने जीवन के दायित्वों में, बंधनों में बंध चुका होता है, और उसके बाद वो इस प्रकार से बहुत कम प्रवृत्ति होते हुए वो नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे अच्छी अवस्था कौन सी मानी जाती है? उत्तर बालावस्था। ये आपका आंसर सही होगा, उत्तर बालावस्था, यानी बी आंसर जिनका है वो सही है। उत्तर बालावस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्या? नई खोज, नई जगह देखना, नई खोज करना, नए स्थानों को भ्रमण करना, आदि आदि आपकी ये बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर सही हो, उत्तर बालावस्था। नए अवसरों को सबसे अच्छे बनाने की कोशिश में भी बालक इसी अवस्था में अग्रसर होता है, ठीक है ना, उत्तर बालावस्था में। ठीक, अगला है जी, एक मिनट जी, पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। भाई देखिए, बाधक पहला क्वेश्चन में तो पढ़ते ही साथ कट गया कि बाधक तो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है ना। अच्छा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में वो अप्रभावित रहता है। अप्रभावित की बात हो रही है भाई, समझिए जरा, अप्रभावित ना। इसके बाद क्या होगा? शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, आप अपने दिमाग से थोड़ा देखें। और अगला है आपका चौथा है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है ना। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है ना, जो मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल ध्यान से, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है खेलने के लिए कहा है ना, गीता पढ़ने से अच्छा क्या है फुटबॉल। मतलब उन्होंने किस लिए कहा? ऐसा नहीं है खेलो पढ़ो, पढ़ो नहीं हो खेलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ दिमाग होगा, इसलिए कहा था। खैर, अपने आंसर का आंसर जो अपन क्वेश्चन है पाँचवें का आंसर क्या होगा? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जी, इनका डी आंसर है वो सही है। अब एक थोड़ा सा आपको सम्मिलित करने वाला, थोड़ा से ध्यान से देखिए आप। विकास के सिद्धांतों को सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दी गई है, सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार से है, थोड़ा सा ये फिट नहीं हो रहा है विंडो में, देख लीजिए। समीपस्थ सिद्धांत और वर्णन। समीपस्थ दूराभिमुख दिशा सिद्धांत और विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर या फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकता है, या फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। बताइए जी, इसमें क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। विकास के सिद्धांत सही सुमेल, विकास के सिद्धांत का सही जोड़ा बनाना है आपको, सही मैच करना है जी। आप ध्यान से देखिए, A B C और A D, ध्यान से देखिए आंसर कौन सा हो सकता है। जी, जिन भैया बहनों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी आंसर ए वाला।
देखिए सिफेलोकोडल, और आपको दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊं, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, इस प्रकार से विकास होते हैं, ठीक है ना। अब सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर की ओर का क्रम चलता है, और एक होता है अपना केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है ना। तो इसमें क्या, कौन सा सिर पदाभिमुख दिशा वो सही है। शरीर से केंद्र से बाहर की ओर समीप दूराभिमुख दिशा कहलाती है। सिर से पैर का क्रम सिर पदाभिमुख दिशा कहलाती है। ये दोनों प्रकार की दिशाएं हैं, ठीक है ना जी। अगला है आपका, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिया करो आप, ठीक है ना। तो इसका बी आंसर होगा, ठीक है ना, इसका बी आंसर होगा, ए बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए, 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से। 30 में से भाई 30 का तो उससे हटाता है, एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आप देखिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। अगला है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। चारों आपके समक्ष ये चारों इसके जो ऑप्शंस दिए हैं, बिल्कुल ध्यान से चूज़ कीजिए। देखिए पढ़ाई में कोई भी बिल्कुल किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, ध्यान से कीजिए, लक्ष्य बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैव की विशिष्टताएं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक संसार की जटिल शक्तियाँ, आसपास का वातावरण। जी इसका आंसर सही होना चाहिए। अब तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा जी। पहला आंसर बिल्कुल सही है, जिनका पहला आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। जैव की विशिष्टताएं, जैव की विशिष्टताएं क्या होती हैं। प्रकृति पोषण वादवाद में प्रकृति का मतलब होता है जैव की विशिष्टताएं। मनुष्य की जैव की विशेषताएं उसकी प्राकृतिक सामाजिक गतिविधियों के आधार पर प्रदर्शित होती हैं। वो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का क्वेश्चन है जी, आपको अब दिखाई दे रहा होगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसका है। ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार दिया भी जाता है, एक दो बार आया भी है, और सीटेट का तो एक पेटेंट क्वेश्चन है जी 8वें नंबर का जी। आंसर हो गया बी, रॉस, है ना, डेविड रॉस इनका नाम है। डेविड रॉस एक प्रभावशाली सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। कौन है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये प्रभावशाली सामाजिक मनोविज्ञान है जिन्होंने विरोधाभासी पूर्वाग्रहों का अध्ययन किया था, और इन्होंने आनुवांशिक और वातावरण पर भी अध्ययन किया है। किस पे। अनुवांशिक और वातावरण पर भी अध्ययन किसने किया। रॉस महोदय ने, रॉस ने, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब ये सही है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना। एक बार कमेंट करके बता दिया करो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा जी। हम बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शैशव अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन, बालावस्था में बालकों में सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास होता है। तीसरा है, किशोर अवस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था है। चौथा है, सामाजिकरण की अवस्था उपरोक्त में से कौन सा सही है। बताइए। एक केवल दो, एक और दो, और 1 2 3। जी बताइए। जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, 1 और 2। क्योंकि शैशवावस्था आप जानते हो शैशवावस्था क्या होती है। शैशवावस्था में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरुआत जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है तथा बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास भी हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। क्या सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में कौन सबसे अधिक करेगा। आप बिल्कुल
स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, समझिए। सामाजिक परंपरा में हस्तांतरण कौन करेगा भाई? विद्यालय तो नहीं करेगा ना, विद्यालय पे ऐसे ही कट गया। शिक्षक, टीचर भी नहीं आएगा। समाज या परिवार, बताइए आंसर क्या होगा? परिवार, क्योंकि परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करता है। बालक माता पिता और परिवार के और दूसरे सदस्यों के संपर्क में जब आता है तो उसे प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। किससे सीखता है? वो परिवार से सीखता है भाई। कोई समाज का या पड़ोसी नहीं आता उसे सिखाने, सबसे पहले परिवार से सीखता है। इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, परिवार किसका एक साधन है? बिल्कुल सही से, परिवार किसका एक साधन है? जल्दी तुरंत, यस यस यस, कोई आंसर। परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा? शाबाश, बिल्कुल। कोई चुटकियों में आंसर आना चाहिए, चुटकियों में जी, बिल्कुल। यस 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 यस, कोशिश तो कीजिए जी। परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। किसका है? अनौपचारिक शिक्षा। जिनका अनौपचारिक शिक्षा आ रहा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा, क्योंकि परिवार बालक शिशु के अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है, जहाँ पर बालक समाजीकरण होने की आरंभिक अवस्था में अवगत होता है। ध्यान करिए, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? परिवार वाले ही सिखाते हैं। ठीक है ना, ये परिवार वाले ही सिखाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 का ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर, बिल्कुल ध्यान से एकाग्र दृष्टि, काक दृष्टि बको ध्यानम, बिल्कुल ध्यान से उसी चीज़ को ध्यान से रखते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण का एक प्रमुख प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख प्रकार है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हर बार बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आंसर गलत नहीं होंगे जी भाई बहनों, बिल्कुल जी। आगे जी, बिल्कुल क्या हो रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर का सामाजिकरण करता है क्या? कंप्यूटर सामाजिकरण करेगा? नहीं करेगा। पहला ऑप्शन कट। अनुमानसिकता क्या हो सकता है भाई? अनुमानसिकता क्या कर रहे हैं भाई? सामाजिकरण की बात हो रही तो अनुमानसिकता कहाँ से आ गई? बिल्कुल नहीं होगा। ये राजनीतिक दल क्या करेंगे भाई? राजनीतिक दल करेंगे क्या आपको सामाजिकरण में? ये राजनीतिक दल कोई भूमिका नहीं निभाता, इसलिए आंसर क्या बचा? परिवार। जिनका आंसर परिवार आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। केबीसी की तरह आंसर दीजिए, बिल्कुल जैसे केबीसी में, यही समझ लीजिए कुछ देर के लिए केबीसी में बैठे हुए, बिल्कुल जी 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 जी, बिल्कुल हाँ सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, पियाजी के अनुसार 2 से 7 साल तक के एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? किस अवस्था में है भाई? 2 से 7 साल तक का बच्चा, ये वाली अवस्थाएं बिल्कुल आना चाहिए आपको। 13 नंबर क्वेश्चन जी, 2 से 7 साल तक का बच्चा किस अवस्था में है? बताइए। औपचारिक, संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, संवेदीगतिक या पूर्व संक्रियात्मक, कौन सा है जी? जिनका पूर्व संक्रियात्मक आ रहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 से 7 साल तक इसकी उम्र क्या होती है? 2 से 7 साल। 2 से 7 साल तक की अवस्था में बच्चा क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है ना। इस अवस्था में क्या विशेषता होती है? इस अवस्था में विशेषता होती है, इस अवस्था में विशेषता क्या होती है? इस अवस्था में बालक में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है। आपने देखा होगा इस अवस्था में बच्चा, 2 से साल तक का बच्चा अपने स्कूल भी जाने लगता है। आपको पता होना चाहिए वो अपने टीचर को पहचानने लगता है। आप जब अध्यापक बनोगे 2 साल तक के बच्चे आपको आराम से पहचानेंगे कि मेरे टीचर हैं, मेरी दीदी हैं, मेरी मैडम है। ठीक है ना। इस प्रकार से 2 से 7 साल तक का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में हो जाता है और वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें भेद करने लगता है, अंतर करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है और सूचनाओं को, अनुभवों को भी संग्रह करने लगता है। बिल्कुल सीखने लगता है ना इतनी उम्र में जी, बिल्कुल सही था डी। 14 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल 14 नंबर का क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल दिमाग को एकाग्र करते हुए, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है भाई? किस बात पर जी? अध्यापक की मनोदशा पर, या बच्चे की नैसर्गिक योग्यता पर, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, या बच्चों के निष्पादन का स्तर? बताइए। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है भाई? बच्चे को सहारा देना है, उसकी मात्रा कितनी होना चाहिए और कितना बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, बताइए जी, बिल्कुल बताइए। हाँ बिल्कुल, अध्यापक की मनोदशा, जिनका आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही है। क्यों? एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन अध्यापक की मनोदशा पर निर्भर होना चाहिए। क्यों करता है भाई ऐसा? इसलिए करता है, देखिए अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यवहार को सही दिशा में प्रभावित करना। ठीक है ना, गलत दिशा थोड़ी देगा विद्यार्थी को। टीचर हो आप क्या हो? गुरु कभी भी गलत दिशा नहीं देता है। ध्यान से, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा
क्या है? अध्यापक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना होता है, इसलिए अध्यापक को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही मानसिक मनोदशा से भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना, मन के बिल्कुल प्रभाव पड़ता है जी। अगला देखिए, अभी फिर से आ गया आपका सम्मिलित करने वाले भाई। सम्मिलित करने वाले आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्या जी? इस पहले सम्मिलित कर लीजिए, आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विंडो में फिट हो जाए सारी चीज़ें। जी हो गया जी, बिल्कुल। अब देख लीजिए, अब पूरा दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। सही को सम्मिलित करना है आपको, सही सम्मिलित कर दिए। ये सूची 1 सूची 2 इसको आपको सम्मिलित कीजिए, मिलाइए, मैच कीजिए जी। 15 नंबर का कौन सा है जी, बताइए 15 नंबर का कौन सा है? जिनका बी नंबर आ रहा है बहुत सही है, बी आंसर, जिन्होंने बी आंसर किया है तो वो सही जा रहे हैं। वो पढ़ाई बिल्कुल चल रही है आपकी, सॉलिड चल रही है, क्योंकि इनसे एक नहीं 3 क्वेश्चन सॉल्व होने के 3 क्वेश्चन, यदि आपने इन जोड़ियों को सही कर लिया तो आप ये मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक सही हो जाते हैं। कभी कभी 4 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन है, कभी 4 आंसर भी आ जाते हैं, तो 4 आंसर आपके वो सही होने की संभावना इससे हो जाती है अगर आपको ये सब आते हैं तो जी। बी नंबर वो सही है इसका। बी नंबर में क्या है आप देख लीजिए, बी नंबर इसका बिल्कुल सही है, आपके समक्ष है, सामने बिल्कुल सही था। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? विद्यालयों में समावेशन किस पर केंद्रित होता है? विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? 16 नंबर, यस, विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रसाधनों पर प्रावधानों पर के निर्माण पर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर? बताइए अब जी जी। अब दिख रहा होगा पूरा, बिल्कुल पूरा दिख रहा है बिल्कुल। बताइए आंसर, क्विक आना चाहिए आंसर, देखिए क्विक, यस जी। कंपटीशन में बैठना है, ऐसे नहीं इतना टाइम में ऐसे आंसर दोगे तो फिर तो काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा। टाइम का भी बिल्कुल मैनेजमेंट आपको ही रखना है जी। इसका हो जाएगा 16 नंबर का ए आंसर जिनका आ रहा है वो सही आ रहा है, ए नंबर को सही है जी, ए नंबर वो सही है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ए आपका, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा शामिल नहीं है? वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन शामिल नहीं है? 17 नंबर, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन शामिल नहीं है? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, या उपलब्धि पर? वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन शामिल नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका सी आंसर है, बी आंसर जिनका आ रहा है वो सही है। क्यों भाई? देखिए, बालक पर वंचन के पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अध्ययनों से जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर यही कह सकते हैं हम कि वंचन का बुरा प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है साहब, क्योंकि इसमें जो प्रमुख प्रभाव संज्ञानात्मक प्रारूप, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप, शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है ना जी, बिल्कुल सही है आंसर, जो सही है जिनका, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन जी, बताइए इसका, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है? संकेत अधिगम क्या सीखा जा सकता है? मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक? संकेत अधिगम बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर को बिल्कुल लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल जी 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 जी, बी आंसर को सही है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या होता है? पारस्परिक अनुकूलन को सीखा जा सकता है भाई। संकेत अधिगम पारस्परिक अनुकूलन को सीख सकते हैं। यह अधिगम पारस्परिक पावलव के द्वारा, किसके द्वारा? पावलव, आपने नाम सुना ना, पावलव के द्वारा ये संकेत अधिगम, पावलव जो थे ना, पावलव का नाम सुना है ना, पावलव, यह अधिगम पावलव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंध पर आधारित है। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंध। पावलव कौन सा? शास्त्रीय अनुबंध है ना, शास्त्रीय अनुबंध के पर ये पावलव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंध है, उस पर ये आधारित है। ठीक है ना, संकेत अधिगम। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय
दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, जी, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? 19 का नंबर, 19 का आंसर बिल्कुल 19 का शिमला, कोलकाता, देहरादून या दिल्ली, ये आपके 4 ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? देहरादून, बिल्कुल सही है, देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19वीं सदी में। कब हुई थी भाई? 19वीं सदी। कब हुई थी? 19वीं सदी में हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी, देहरादून में है, 19वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। और क्या है भाई इसके लिए? 19वीं सदी में हुई थी, बिल्कुल इतना हो गया, सही कह रहे हो, 19वीं सदी में। इस संस्थान में दृष्टिबाधितों के लिए क्या है? स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, बेल पुरस्कार आदि स्थापित किए गए थे देहरादून में। अगला है क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह क्या है? कौन सा मॉडल है जो बच्चे की सीखने की, ये लिखा हुआ है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह कौन है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या सभी? बताइए। हाँ, 20 का आंसर, जी, जिनका बी नंबर है बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर कैसे सही है? बिल्कुल सही है बी नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ बी नंबर क्यों सही है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह रचनावादी मॉडल कहलाता है भाई, रचनावादी मॉडल, क्योंकि वह बच्चों को क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है। सृजनात्मकता, आपको पता है सृजनात्मक होता क्या है? सृजनशील, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जो आती है ना, रचनावादी मॉडल पर ही ये उत्प्रेरित करता है इसको ना, ये रचनावादी मॉडल कर रहा है। रचनात्मकता मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग अलग प्रकार का चिंतन और व्यवहार इत्यादि के दृष्टिकोण को अपनाता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें बच्चा क्या करता है? नई खोज करता है, इसमें बच्चा नई खोज करता है, नई चेतना, उत्सुकता आदि को प्रेरित होता है इससे। अब 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है इसमें, फिर भी मैं बता देने की कोशिश करूँगा। 21 नंबर क्वेश्चन, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? नहीं की बात हो रही है, नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर ध्यान करना, जहाँ पर नोट लगा हो, नहीं लिखा हो, उस पर ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे ही नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं। बताइए, पहला है अधिगमकर्ता, दूसरा है आंतरिक अवस्था, तीसरा है प्रेरक और चौथा है शिक्षक, चौथा है शिक्षक। बताइए, अधिगमकर्ता या आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? जी, 21 का आंसर जी बिल्कुल फटाक से दीजिए, सही है, जिनका डी आंसर है शिक्षक। शिक्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। और क्या होता है? इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह सीखना कहलाता है। आपको पता है व्यवहार में जो परिवर्तन है वही सीखना होता है, इसकी परिभाषा भी आपने शायद पढ़ी होगी पहले। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अधिगम यानी सीखना, सीखने में किससे सहायता नहीं मिलती? देखिए ध्यान से, अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का अवस्था से, पुरस्कार से। देखिए स्कूल का अवस्था क्या आपको सिखाएगा कुछ? स्कूल का अवस्था कुछ सिखाएगा क्या? स्कूल का अवस्था क्या है? एक सामग्री है, चीज़ है, इससे कुछ सीख सकते हो क्या? नहीं, है ना। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्कूल का अवस्था। देखते ही आंसर आना चाहिए। अगला है आपका, अगला क्या है? अगला 23 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले साथ आपको डिस्कशन भी किया था, थोड़ा सा मैंने बताया था। अनुकरण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? बी, सीखना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सीखना कहलाता है। अभी पहले मैंने बताया भी था। बच्चों को सीखने के तरीकों में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? ये क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो क्या कहोगे भाई कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? आंसर अगर इसी से क्वेश्चन एक बन सकता है तो अपन कहेंगे जीन पियाजे। कौन है? वो हैं जीन पियाजे, नाम सुना होगा, जीन पियाजे, ठीक है ना। जीन पियाजे और कौन है? इनके साथ एक नाम और जुड़ा होता है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हैं। इन्होंने अनुभव से बारंबार संपर्क करके सीखते हैं बच्चे, ऐसे इस प्रकार से कहा था। अनुभव व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, आपको पता है। जिससे अपना अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल 30 क्वेश्चन है, 30 में से बिल्कुल बताइए। पीतम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक
आप जैसे जो महिलाएं घर पर रहती हैं, हमारी भैया जो महिलाएं घर पर रहती हैं, कामकाजी महिलाएं, हमारी बहनें जो कोचिंग नहीं कर पाती, हमारे गरीब भाई बहन जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, वो ऑनलाइन घर पर ही कामकाजी महिलाएं, कामकाजी भाई बहन जो घर पर रहकर अपनी कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अब ये इस प्रकार की आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इसी क्रम में देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन जी ध्यान से पढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग आपने पढ़ा होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं? पृष्ठ पोषण, पुनः शिक्षण, पाठ नियोजन और सामाजिक अंतःकरण। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर पहले डिस्कस किया था। आप पिछली वाली कक्षाएं उठाकर देख लीजिए, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें इस पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया गया था जी। 24 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पृष्ठ पोषण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना या सामाजिक अंतःक्रिया। जी बिल्कुल पृष्ठ पोषण होता है, बिल्कुल होता है। आप लोगों ने बीएड डीएड किया है, आपको पता होना चाहिए। पृष्ठ पोषण बिल्कुल होता है सब, इसमें पुनः शिक्षण भी किया जाता है, पाठ का नियोजन भी किया जाता है ना। आप पाठ को नियोजित करोगे, आप किस प्रकार से क्या आपको सेट करना है वो सारी चीज़ें करोगे, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया पाठ योजना में नहीं की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में इसका नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सामाजिक अंतःक्रिया को शामिल नहीं किया जाता, ना आपको पता होना चाहिए। क्यों? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किया जाता है, मतलब जो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। क्या है सूक्ष्म? क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो क्या है? एक वास्तविक शिक्षण है। क्या है? वास्तविक शिक्षण। कौन सा शिक्षण? वास्तविक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये वास्तविक शिक्षण है, ठीक है ना, ये वास्तविक शिक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकाग्रता से पढ़ोगे सफलता निश्चित मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है कि जो सफलता अपने लेकर आता है, सब यही मेहनत करते हैं, यहीं सफल होते हैं। कोई ऊपर से लिखा के नहीं था। ईश्वर भी कहता है जो मेहनत करेगा मैं उसके साथ हूँ, मेहनत नहीं करोगे तो बहाने बनाने वाले हज़ारों होते हैं जी। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की समस्या हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ने में या मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता या अनुभवों की प्रकृति। बताइए जी। देखिए विषय वस्तु की प्रवीणता, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाली बात हो रही है यहाँ पे। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण, भाई विषय वस्तु की प्रवीणता ये तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि बैठने की उचित व्यवस्था ये भी नहीं, संसाधनों की उपलब्धता ना, ये हो जाएगा आपका अधिगम अनुभवों की प्रकृति। अधिगम अनुभवों की प्रकृति है ना। शिक्षक की शिक्षण विधियों में उपयोग से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है भाई? परिवर्तन आता है, ठीक है। और छात्र शिक्षकों की सहायता से सीखने में अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए? विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए, व्याख्या विधि, पाठ प्रदर्शन विधि, समूह नियंत्रण, अनुदेशन का होना परम आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में प्रवीण न होने पर अधिगम को प्रभावित करता है। यदि विषय वस्तु में प्रवीण नहीं है ना, पाठ प्रदर्शन विधि, समूह नियंत्रण विधि, सॉरी इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर 25 का नंबर ए होगा। ये इसलिए होगा, सॉरी मैंने व्याख्या में तो सही बता दिया, लेकिन गलती से यहाँ टिक हो गया था, गलत है। 25 नंबर का ये आंसर सही होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्योंकि विषय वस्तु में जो आप, यदि कोई भी टीचर है, यदि आप टीचिंग करते हो, तो यदि आपकी विषय वस्तु में प्रवीणता है, आप परिपक्व हो, अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखते हो, तो आप में अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप टीचिंग करोगे। इसलिए और सामने वालों को भी आप कुछ सिखा सकते हो। अगर आपकी विषय वस्तु में प्रवीणता नहीं है तो आप सामने वाले को सही ढंग से सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे, सिखा नहीं पाओगे बच्चों को। इसलिए विषय वस्तु में प्रवीणता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये, विषय वस्तु में प्रवीणता। बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपके समक्ष है जी। देखिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है,
बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, या फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं? बताइए 26 नंबर का आंसर। बिल्कुल बच्चे, ये तो आपको आंसर आ जाना चाहिए देख के, बड़ा सरल सा आंसर है। बच्चे पर्यावरण के क्या हैं? 26 नंबर का आंसर है डी। बिल्कुल सही है, जिनका डी है बिल्कुल सही दे रहे हैं वो, डी नंबर। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय क्या हैं? अन्वेषक हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, सही आंसर है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। क्यों हैं भाई? इसलिए क्योंकि विद्यालय में बालक अपने सामने अनेक समस्याओं का सामना करता है। आपने देखा होगा कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, सामना करता था उन समस्याओं का समाधान वह स्वयं करता है। कई सारी समस्याएं वो स्वयं भी सुलझाता है। तो अन्वेषण कर रहा है ना, खोज कर रहा है ना कि भाई समस्या आ गई तो उसका समाधान भी तो निकाल रहा है ना, तो अन्वेषण कर रहा है ना कुछ खोज रहा है, उसके लिए तकनीक देख रहा है वो किस टेक्निक से वह दूर हो जाएगी। इसलिए बच्चे क्या है, समस्या के समाधानकर्ता के लिए समस्या को समझते हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता को समझना, पर्यावरण की परिस्थिति को समझना आदि के लिए तार्किक विधि का प्रयोग करते हैं। वो तर्क करते हैं, क्या करते हैं? तर्क करते हैं। उसके बाद फिर समस्या समाधान हो जाती है उनकी। इस प्रकार से ये आंसर सही होगा। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। यदि जी देखिए कूट मिलाना है इसमें, कूट, डी, डी आंसर। जी मैंने बताया ना आपको सबको, डी, डी आंसर सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे, ये सारे के सारे आंसर सही है 26 के। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बिल्कुल कोई समस्या थी सॉल्व करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं, मैंने अभी इनकी पूरी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बता भी दी है। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जी अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा निम्न में से किसे प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। शब्दों को पकड़िए जरा ध्यान से। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से क्या है? आंसर क्या हो जाना चाहिए जी? केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, केवल अधिगम, केवल सामान्य शिक्षार्थी। देखिए मैं आपको बात बता दूं, जहां पर केवल शब्द लगा हो हमेशा ध्यान करना इस चीज़ को, केवल वाले ज़्यादातर आंसर गलत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आंसर गलत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर गलत होते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का आंसर डी, जिनका डी आंसर आ रहा सही है। शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी होता है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है भाई? कि सभी वर्गों के बच्चों को क्या दिया जाए? शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, कोई बच्चा छूट ना पाए। इनके लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। समावेशी शिक्षा यही तो काम करती है, समान उपलब्ध। और यह कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का सही से अवसर मिल सके। ये समावेशी शिक्षा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन। बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बहुत आंसर, ये फेमस क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल देखते ही आना चाहिए जी। इसका बी नंबर सही है, थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कई तत्व का समूह होता है। इन्होंने कहा था बुद्धि कई तत्वों में विभाजित होती है। थॉर्नडाइक ने कहा था बुद्धि कई सारे तत्वों में क्या होती है? तत्वों में विभाजित होती है, कई सारे तत्वों में विभाजित होती है, थॉर्नडाइक ने कहा था। तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। इन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म क्या होना चाहिए? सूक्ष्म योग्यता भी होती है, सूक्ष्म योग्यता भी होती है, ये कहा था अपने थॉर्नडाइक महोदय ने। इसलिए बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं, थॉर्नडाइक महोदय जी। जो हमारे साथी नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे उनको भी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। टाइम टू टाइम आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहे, कोई विलम्ब ना हो आपकी तैयारी में। अगला है, गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, इनमें से कौन शामिल है? कौन शामिल है जी? कौन शामिल है? स्तर बुद्धि, परास बुद्धि, भाषाई बुद्धि या बुद्धि स्वरूप? बुद्धि स्वरूप, बताइए बताइए जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर इनका। जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें भाषाई बुद्धि, देख लीजिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि इत्यादि शामिल हैं। बुद्धि के विभिन्न स्तरों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अगला आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके आंसर आउट ऑफ 30 कितने सही हुए हैं, आपके आउट ऑफ 30 कितने सही हैं, क्योंकि आपका स्वयं आकलन भी करना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से और किस दिशा में जा रही है, आप कितनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सीटेट, यूपी सुपर टेट, एमपी टेट, रीट और जो भी अपनी केबीएस वगैरह की तैयारी है, सारे के सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं इनकी सभी भैया बहनों के लिए, सभी मेरे प्यारे दोस्तों के लिए बहुत उपयोगी सामग्री है, बड़ा ही नया कंटेंट है और मैं क्वेश्चन भी ऐसे आपके लिए चॉइस करके ला रहा हूँ जो कि जिनकी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन, विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो और जो भी आपके इनसे संबंधित हैं मैं बना सकता हूं, जैसे आपका पर्यावरण है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप किस चीज़ पर और वीडियो चाहते हैं मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जी। जो समस्या है आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जी। 30 नंबर आपको आंसर शायद आ गया होगा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक, ये आपके ऑप्शन है जी, जिनका आंसर बी है वो सही है, क्योंकि सांवेगिक विकास के अंतर्गत आने वाले संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। किससे मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं? शेष अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्राय अस्थिर होता है, जो बाल अवस्था में स्थिरता स्थिरता की ओर अक्सर होने लगता है। विकास की शेषावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है जी। आपको शायद इसका आंसर जी बिल्कुल सही है, जिनका बी था, बी आंसर बिल्कुल सही था। सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि जिनको समझ में ना आ रहा हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें कोई आपका जिससे नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और बिल्कुल एकाग्रता से अपने क्वेश्चनों को पढ़ें, अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, रेगुलर रखें और अच्छे से बिल्कुल एकाग्रता होकर ही अपने सब्जेक्ट पर फोकस जितना करेंगे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। इसी के साथ श्री राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, बाय बाय।